बीच खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। तारुफ करवाएंगे यासिर जिलानी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन दिल्ली बीजेपी के, कमल आंडा स्पोक्स पर्सन कांग्रेस हरियाणा के, ओंकार सिंह प्रवक्ता एनएलओ के, अजय शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार। इन सभी मेहमानों के साथ साथ परिचय करवाती हूँ, फिर लौटूंगी मैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पे। निरंजन पोद्दार हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है और अभी जानकारी मिली है कि युवराज पोखरिया जो कि कॉलमनिस्ट है वो भी हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। इस बीच पल पल तस्वीर, पल पल सिनेरियो बदल रहा है। 4 घंटे काउंटिंग के बीच चुके हैं। हर तस्वीर पर ही दिल्ली एनसीआर की नजर लगातार। खास मेहमानों में अजय शर्मा आपके पास आती हूं। ये रुझान और शाम तक लॉक होते जो रिजल्ट्स है, आपका प्रेडिक्शन क्या दर्शाता है और आपका प्रेडिक्शन क्या देश का जनादेश की आंकड़ों के क्लोज जाता है, बताइए जरा। देखिए, मुझे निधि लगता है कि 300 के आसपास ही जो है एनडीए रहने वाला है। कुछ ज़्यादा बड़ा फेरबदल नहीं होगा। हम पिछले यदि 3 चुनावों का आकलन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो 12 बजे तक जो फिगर हमारे सामने आती है, रिजल्ट लगभग उसके आसपास ही रहता है। तो ऐसे में मुझे लगता है यहाँ पर ये रहेगा और इंडिया जो गठबंधन है वो लगभग 240 या 230 या मतलब 240 तक मैं मान के चलता हूँ, तो इसके आसपास ये रहने वाला है। इससे ऊपर फ्लक्चुएट हो सकता है जी। अब ये जो स्थिति यहां बन रही है, जिस तरह से हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने नायब सिंह सैनी का जिक्र किया था, एक बहुत बड़ा प्रयोग किया या फिर उलटफेर किया भारतीय जनता पार्टी ने और उससे उन्होंने कितना डैमेज कंट्रोल किया। यदि नायब सिंह सैनी नहीं होते और मनोहर लाल खट्टर ही होते तो शायद पिक्चर और भी ज्यादा खराब हो सकती थी, बीजेपी को और भी ज्यादा नुकसान यहां हो सकता था। तो हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके ऊपर ही असर डालेगा और कितना इंटरनल जो है वो एकजुटता लेकर आएंगे, गुटबाजी या खेमेबंदी खत्म करेंगे, या फिर जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को कितना मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर यदि बात करें, लौटूंगी आपके पास में, 2 मिनट में लौटूंगी। एक बात और पूरा कर देना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन का दिल्ली में जो है गठबंधन टूट गया है। देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया है कि अब हमारा आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं इस पर लौटूंगी आपके पास में अजय जी। मैं एक बार फिर से हमारे खास मेहमानों का ताल्लुक करवा देती हूँ। हमारे साथ में अजय शर्मा जी, जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए थे। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। युवराज पोखरिया राजनीतिक विश्लेषक, कॉलमनिस्ट हमारे साथ में हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पंकज बेनीवाल जुड़ गए हैं, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और हमारे साथ अजय गुलिया जेजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। अब चूंकि हरियाणा की लगातार बात चल रही है, अजय जी सबसे पहले मैं रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। बहुत दिन बाद अजय जी आप जेजेपी की तरफ से आए हैं और जेजेपी नई पार्टी और नई स्ट्रैटेजी, चुनाव भी लोकसभा एक तरीके से आपके लिए कहें तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ में नया ही है, क्योंकि इस बार आपका कहना था कि हम एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे इस चुनाव से और विधानसभा में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। रिजल्ट्स लेकिन वही पुराने। देखिए, हम लोगों ने पहले स्पष्ट किया था कि हम लोग इस चुनाव में लड़ करके और अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है। तो हम जनता के फैसले को, मैंडेट को सलाम करते हैं और इसको शायद स्वीकार भी करते हैं। और देखिए, हम लोग अपना काम लेकर के लोगों के बीच में गए थे। हमने ना कोई चुनावी बयानबाजी करी, ना एक दूसरे के ऊपर लांछ लगाने का काम किया। हम लोग चुनाव में अपने काम लेकर के गए थे और ये स्पष्ट हो गया है इन नतीजों से कि ये जो चुनाव था ये 2 जगह में बट करके रह गया था। एक जो नरेंद्र मोदी के साथ है और एक उनके खिलाफ है। तो खिलाफ वाले ग्रुप में आप इंडिया गठबंधन को कह सकते हैं। तो ये चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए, अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात भी करेंगे तो लगभग 50 से 60% जो क्षेत्रीय दल थे उनकी सीटें घटेंगी और मैं मानता हूँ कि ये फैसला और बढ़ेगा। तो इन चुनाव में चुनाव के नतीजों से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव 2 जगह बट करके रह गया था। या तो जो लोग सरकार को रिपीट करना चाहते हैं या जो सरकार को बदलना चाहते हैं। तो हमारे जैसे दलों के लिए जब चुनाव इस प्रकार का हो जाता है तो थोड़ी मुश्किलें रहती हैं चुनाव में, लेकिन फिर भी हमने बहुत बहादुरी के साथ चुनाव मैदान में गए, चुनाव लड़े, अपने काम लोगों के बीच में गिनाए। जनता ने जो भी फैसला दिया है उसको शायद स्वीकार करते हैं और जनता का फैसला सरमत है। चलिए, जनता का फैसला स्वीकार्य है, मेहनत हम करते रहेंगे। और इस बीच युवराज पोखरिया के पास जाऊंगी। अभी शामिल हुए हमारे पैनल में कॉलमनिस्ट के तौर पर। युवराज, जी मीडिया ने सबसे अनूठा, सबसे अलग और क्रांतिकारी तकनीक और सूचना के क्षेत्र में एक कदम उठाया, एआई एग्जिट पोल किया, जिसपे कि हमने नाम दिया कि 10 करोड़ के बोल एआई एग्जिट पोल के संग।
तो उन आंकड़ों के साथ साथ ये मौजूदा तस्वीर जाती हुई नजर आ रही है। अगर आपका मैं विश्लेषण यहां पर लेना चाहूं, इन आंकड़ों के बारे में क्या कहिएगा, और शाम तक जब ये मैंडेट क्लोज होगा, एक क्लोज फिगर के तौर पर हमारे सामने आएगा, वो आंकड़ा आपका प्रेडिक्शन क्या दर्शाएगा, ये भी बताइए। निधि जी, दोपहर के 12 बजे हैं, चुनाव की मतगणना की काउंटिंग सारा प्रोसेस चल रहा है। अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र बहाल है, ईवीएम का कमाल है, ये बात रिकॉर्ड करके रखी जाए। ये ना हो कि परिणाम भाजपा के और एनडीए के पक्ष में आए तो कांग्रेस और उडाली गैंग का रोना शुरू हो जाए कि ईवीएम खराब है, लोकतंत्र खतरे में। हैविंग सेड दैट, अभी जो आधे घंटे पहले मैंने ट्रेंड देखा, उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ वोटर में से 1.25 करोड़ वोट काउंट हुए हैं, और उसको लेके हम सब उछलने लग गए कि भाजपा के विपरीत फैसला जा रहा है, सपा के पक्ष में जा रहा है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यही मानूंगा कि हमको और ट्रेंड्स को आगे आगे क्रिस्टलाइज होते देखना चाहिए। अभी हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए बस। निश्चित रूप से धैर्य रखने की जरूरत है, और फिलहाल जो टिप्पणियां जारी हैं वो सभी स्पष्ट हो जाएंगे जब चुनावी नतीजे कुल मिला के सामने आएंगे। अभी रुझान जारी है और दावे तो अभी भी पूरे किए ही जा रहे हैं। हमारे साथ में निरंजन जी लगातार बने हुए हैं, और चूंकि हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो मैं दिल्ली को लेके ये सवाल करूंगी निरंजन जी। चांदनी चौक सीट जिसपे हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जब से रुझान आना शुरू हुए हैं तब से या तो कांग्रेस आगे चल रही है, बहुत ज्यादा आगे पीछे का सिलसिला यहाँ पे देखने को मिल रहा है बाकी अन्य सीटों के मुकाबले, जहां पे एक तरफा बढ़त या फिर एक तरफा जीत किसी की होती हुई दिखाई दे रही है। जेपी अग्रवाल कभी आगे तो कभी प्रवीण खंडेलवाल, ये सीट इतना फंस क्यों रही है? देखिए शिवांगी जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, चांदनी चौक की जो एक भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन कहूं या जो कांग्रेस पार्टी की कहूं, उनको जहां का चांदनी चौक की सीट की अगर हम बात करें तो उनकी गिनती 25 से शुरू होती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को गिनती 1 से शुरू करनी पड़ती है। और इसके अंदर उसके बावजूद अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक सीट को मान लीजिए फंसा के रखा हुआ है, या यूं कहें कि आगे पीछे की स्थिति चल रही है, तो मेरा यह मानना है कि प्रवीण खंडेलवाल ने जो परिश्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो वहां पसीना बहाया है, तो निश्चित रूप से ये उनके पुरुषार्थ और नरेंद्र मोदी जी का कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव है। वरना चांदनी चौक सीट जिस तरीके से पहले से फंसी हुई मानी जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को यह सीट दी जा रही थी, आपके एग्जिट पोल में भी शायद इंडिया गठबंधन को यह सीट दी गई थी, तो ये आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का पुरुषार्थ है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज और मैं थोड़ा सा उद्धृत करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम यहां पे एक चीज का और जिक्र नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल अभी तक एक बार भी जिक्र नहीं आया है कि जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए, वहां पे देखिए क्या एक अभूतपूर्व परिणाम वहां नजर आ रहे हैं। उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 84 सीटें जीत करके पहली बार वहां विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और अरुणाचल के अंदर अपनी सरकार को रिपीट किया, और उधर आंध्र प्रदेश के अंदर जो बीजेपी गठबंधन है वो भी बंपर मेजोरिटी के साथ अपनी वहां विधानसभा के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस चुनाव को केवल हम हार और जीत के दृष्टिकोण से देखें तो केवल विपक्ष के पास ये एक सुकून की बात हो सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, वो 400 पार ये नहीं कर पाए, ये कहीं ना कहीं 300 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पोद्दार जी, इसी सीट के साथ हम अजय शर्मा के पास चलते हैं। अजय शर्मा, जो चांदनी चौक की सीट, सुबह से हम भी ब्रेक कर रहे हैं इस खबर को कि मामला फंस रहा है, बड़ा उलटफेर हो सकता है, चूंकि चांदनी चौक की सीट एक वैश्य बाहुल्य इलाका पड़ता है, चूंकि यह सीट व्यापारी बाहुल्य पड़ती है। ऐसे में जो व्यापारियों के बीच में खंडेलवाल साहब सक्रिय रहे और जो दांव चला बीजेपी ने जेपी अग्रवाल के खिलाफ, जो कि बड़ा और एक वृद्ध चेहरा है, वृद्ध चेहरे के तौर पर उनका अनुभव काम आता है, तो क्यों ये सीट फंस रही है बार बार? इसका जिक्र शिवांगी ने किया, पोद्दार साहब ने जवाब दिया। अब मुझे ये बताइए, शाम होते होते बीजेपी का दावा कहीं उल्टा ना पड़ जाए इस सीट पर? बड़ी सीट है ये दिल्ली की। देखिए, मैंडेट क्या आता है इसको लेकर अभी से कुछ भी कहना मैं तो अभी सही नहीं समझता, लेकिन जिस तरीके से उलटफेर चल रहे हैं, हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर काफी अच्छी मेहनत की है और उसको फायदा मिला है इंडिया गठबंधन की आपसी फूट का भी। यहाँ पर आप यदि चुनाव की रैलियों को देखें, वहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल की कितनी बार मन साझा किया या कितनी बार रैलियों में वहां पर गए वो लोग, तो जो इलेक्शन कैंपेनिंग को हम जब देखते हैं उसको समझते हैं
हैं तब दिखाई देता है कि वहां पर जब एकजुटता नहीं है तो उसका असर जो है विपक्षी पार्टी को मिलता है, और यहां पर वही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी रही बात जो जिनका अग्रवाल साहब है, उनकी उम्र जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में मैं देख रहा हूं, क्योंकि जो वोटर है चाहे वो 30 से 40 साल के आसपास को, 50 साल तक का वोटर जो वो नहीं चाहता कि एक ऐसा वयोवृद्ध व्यक्ति जीतकर सामने आए जो कि उनको ना समझ पाए, क्योंकि जो इस एज का व्यक्ति होता है इतना बायस्ड हो जाता है अपने आप को लेकर, इतना रिस्ड हो जाता है कि सुनने समझने के लिए तैयार नहीं होता है। ये जमीनी हकीकत है जो लोग कहते हैं। तो ऐसे में अब यहां पर जो रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे वो अपने आप में थोड़ा सा चलिए रिजल्ट जब आएंगे उसके लिए हमें जब इतना इंतजार किया कुछ घंटों का और करते हैं। पंकज बेनीवाल साहब जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहला सवाल आपसे, जब से एग्जिट पोल्स आए हैं तब से लेके आप तक बार बार जो कांग्रेस पार्टी है या यूं कहूं कि इंडिया अलायंस है कह रहा है कि देखिए ये मतगणना नहीं हो रही है, मनगणना हो रही है। एग्जिट पोल अगर आपके फेवर में जा रहे हैं, आपको जितवा रहे हैं, आपका मैंडेट ला रहे हैं तो आपके मन की गणना है। तो इन सभी हमलों का जवाब देने के लिए आज आपकी तैयारी सुबह से चल रही है। पहले तो ये बताइए हरियाणा में कहां पर खड़े हुए हैं आप, और साथ ही बताइए देश के मैंडेट में दिल्ली कितनी दूर है। पंकज बेनीवाल। नमस्कार सभी साथियों जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल सर, बताइए। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार, सभी जनता को, देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंडेट के बहुत करीब है और मैंडेट को लगभग क्रॉस कर भी लिया। आपके एग्जिट पोल्स ने भी दिखाया था। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का बटन, कमल का बटन दबा करके कैद कर दी थी, आज वो खुलती जा रही है। कमल का फूल भी खिलता जा रहा है पूरे भारत देश के अंदर। और दिल्ली हमसे दूर नहीं है। 2014 से 2019 में और 2024 में लगातार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत देश की जनता ने जनादेश दिया है। ना ही हरियाणा में कोई कमी रहेगी और ना ही दिल्ली की जो 7 सीटें, ना ही उनमें कहीं से कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आज पूरे देश में उत्साह है, उत्साह का माहौल है। और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो आज देश के उत्साह हमने देखा है पिछले बीते दिनों के अंदर, वो आप सभी ने टीवी पे भी दर्शाया है। और आज ईवीएम के माध्यम से जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है उसके माध्यम से भी समझ में आ रहा है कि देश की जनता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाह रही है। इंडिया अलायंस से कोई इनका लेना देना नहीं है। इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली और पंजाब के अंदर, दिल्ली और हरियाणा के अंदर अलायंस कर लेते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर अलायंस नहीं करते। किस तरह की मानसिकता के साथ ये लोग आज अपने अलायंस को लेकर के आगे बढ़े थे। और पंजाब के तो इनके कांग्रेस वालों ने कह भी दिया है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ अपना अलायंस नहीं रखेंगे। और हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल या उनके कितने भी 40 स्टार प्रचारक थे, कितने स्टार प्रचारक और 9 लोकसभाओं के ऊपर गए हैं, एक भी नहीं गया। और ऐसा ही दिल्ली के अंदर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता साथ है, जनता को पता है कि पंकज जी ये दावा अभी तो आप कर रहे हैं, हालांकि सिरसा का, रोहतक का मैं अपडेट दे दूं, 1 लाख से ज्यादा का अंतर आ गया है। दीपेंद्र हुड्डा लगभग 1 लाख, पंकज जी सुन लीजिए, 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। सिरसा में कुमारी सैलजा 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। कैसे पाटेंगे ये अंतर? अनित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और दिल्ली कांग्रेस से हैं प्रवक्ता। अनित जी, अब देखिए बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, अजय जी भी मेंशन कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन की फूट, हालांकि मतदान हो चुका है, तस्वीरें उसके पहले भी सामने आई थी और अब और बढ़ चढ़ के सामने आ रही हैं। फेवर में तो नहीं है ये तस्वीर? जी, आपके दर्शकों को, देश के युवाओं को, देश के मतदाताओं को बार बार मैं नमस्कार नमन करना चाहूंगा कि जो बीजेपी का मिथ था उसको तोड़ने का काम किया है 2024 का इलेक्शन। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया, 370 पार का नारा दिया गया, 300 प्लस का नारा दिया गया, 272 का नारा दिया गया, पर बीजेपी पहली बार, आपने देखा होगा कि 2014 में इनको 282 सीट मिली थी, पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार थी। 2019 में इनको 303 सीटें मिली थी, लेकिन आज अभी किसी भी आप चैनल पर स्क्रॉल करके देखिए, बीजेपी 240 की इर्द गिर्द पहुंच गई है। तो जो ब्रांड मोदी की बात लोग किया करते थे वो डिमिनिशिंग है और वो सिर्फ एक छलावा था लोगों के साथ। आपने एग्जिट पोल देखा था कि किस तरीके के नंबर दे रहे थे, आज वो स्क्रीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अनित सिंह जी, कौन डिलेमा में है और कौन डिमिनिश हो रहा है? बस कुछ घंटे बाकी अनित सिंह, हम आएंगे और जानेंगे कि कौन डिलेमा में रहा और कौन डिमिनिश हो गया। बहरहाल